डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 उड़ान वर्कबुक के सभी चैप्टर्स एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। कार्यपत्रक 1 यहाँ दिया हुआ है, सही मिलान कीजिए। तो सबसे पहले है जीवित रहने के लिए चाहिए, तो प्यारे बच्चों क्या चाहिए? भोजन। तो इसका मिलान किससे किया हुआ है? भोजन से किया हुआ है। आगे है मनुष्य भोजन प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है? पौधे और जंतुओं से। खेत में काम करने के लिए उपयोगी है, तो दरांती है। पाचन एक प्रक्रिया है। एक स्थान पर बहुत सारे पौधे हों तो उसे क्या कहते हैं? बहुत सारे पौधे उगे तो उसे फसल कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मिलान किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं। आगे है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में है पौधे से संबंधित विभिन्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। पानी डालना, बीज या जड़ को मिट्टी से ढकना, मिट्टी या गमला तैयार करना दिया हुआ है। तो पहले नंबर पे आएगा मिट्टी या गमला तैयार करना, 1 नंबर पे। 2 नंबर पे आएगा बीज या जड़ को मिट्टी से ढकना। 3 नंबर पे आएगा उसमें पानी डालना। कार्यपत्रक 3, चित्र में वस्तुओं को अलग अलग करने की विधियां दिखाई गई हैं, उनके नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों, पहली जो विधि है वो हस्तचयन विधि है। यहाँ पर एक आदमी जो है वो अनाज से कंकड़ पत्थर अलग कर रहा है हाथों से चुनकर, तो यह हस्तचयन है। उसके बाद में यहाँ पर अनाज को डंडियों से पृथक कर रहा है, तो ये थ्रेसिंग विधि है यहाँ पर। इसके बाद में जो तीसरी विधि है उसमें क्या है? भारी और हल्के कणों को अलग किया जा रहा है। तो भारी कण यहाँ पर अनाज है जो नीचे गिर रहा है और हल्का कण भूसा है। तो इस प्रकार की जो विधि है उसे निष्पावन विधि कहते हैं। और जो चौथा चित्र है उसमें छलनी से आटे से चोकर अलग किया जा रहा है, तो ये चालन विधि होती है। आगे है कार्यपत्रक 4। निम्न चित्रों में आपको जो औजार दिखाई दे रहे हैं उनके नाम और उनको कहाँ और कैसे उपयोग किया जा सकता है के बारे में लिखिए। तो पहली दरांती दिखाई दे रही है और दूसरे के अंदर एक कुदाली है। तो दरांती का उपयोग क्या है प्यारे बच्चों? फसल को हाथों से दरांती की सहायता से काटा जाता है। खरपतवार को हटाने में भी उपयोग करते हैं। कुदाली का उपयोग क्या है? इसकी सहायता से जमीन को खोदा जाता है। यह गड्ढा खोदने, नाली बनाने में, मिट्टी को पोला करने में उपयोग आती है। इसके बाद में है कार्यपत्रक 5। यहाँ दिए गए चित्रों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करना आएगा, लिखा हुआ है। उसके बाद में नंबर 2 बुआई आएगा, तो दूसरा सही है। तीसरा खाद है उर्वरक, ये भी सही है। चौथा सिंचाई, ये भी सही है। और इसके बाद में मैंने यहाँ 5 नंबर लिखा है खरपतवार से सुरक्षा, लेकिन दिया हुआ चित्र नंबर 7 था। 6 नंबर पे कटाई आएगा, तो ये सही है। और 7 नंबर पे भंडारण आएगा। तो 5 और 7 गलत दिए हुए थे, इसको हमने सही तरीके से कर दिया है। आगे चलते हैं कार्यपत्रक 6। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं, वे कहाँ से प्राप्त होते हैं उनके नाम लिखो। तो दूध जंतु से प्राप्त होता है, वसा जंतु व पौधे धोने से, मांस जंतु से, अनाज पौधों से, सब्जियां पौधे से, शहद पौधे व जंतु से। आगे है पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो कार्यपत्रक 1 में है नन्हे जीवों के लाभ हानि। दूध को क्यों उबाला जाता है? खराब करने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए। तो खराब होने से बचाने के लिए उबाल कर रख देते हैं, तो उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है या मर जाते हैं वो। फलों तथा सब्जियों को फ्रिज में क्यों रखा जाता है? तो ज़्यादा समय तक ताज़ा रखा जा सके, तो ये सही है। भटूरे तथा जलेबी बनाने के लिए मैदा को गूंथ कर रात भर क्यों रखा जा या छोड़ा जाता है? तो खमीर पैदा होकर जलेबी भटूरे अच्छे बने, जलेबी व भटूरे अच्छे नहीं बने। तो पहला यहाँ पर सही है, खमीर पैदा होकर जलेबी भटूरे अच्छे बने। मलेरिया रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या सही कदम है? अपने आसपास कचरा फैलाना, अपने आसपास सफाई रखना। तो अपने आसपास सफाई रखना, क्योंकि कचरे के अंदर जो पानी खड़ा होता है उसमें मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। किस प्रकार के रोगों से खाद्य विषाक्तता होने की संभावनाएं बढ़ जाती है? ताज़ा बने भोजन से, रात भर के बासी भोजन से। तो रात भर के बासी भोजन से। अचार में नमक व तेल का क्या काम है? जल्दी खराब करना, उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखना। तो अचार में तेल परिरक्षक का काम करता है, तो ख इसका सही होगा। आगे है कार्यपत्रक 2 सजीवों को पहचान कर लिखो। तो पहला जो है वो चित्र वृक्ष का है, उसके बाद में अमीबा है, उसके बाद में विषाणु है, ऊँट है, आदमी है, पैरामीशियम प्रोटोजोआ है। ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और उन्हें देखे
जाने के आधार पर वर्गीकृत करें। देखने का माध्यम, नंगी आंखों से पेड़, ऊंट आदमी को देखा जा सकता है। सूक्ष्म दृष्टि से अमीबा, विषाणु और पैरामीशियम को देखा जाता है। कार्यपत्रक 3 है सूक्ष्म जीव मित्र हैं शत्रु। बच्चों नीचे दी गई गतिविधियों को ध्यान से पढ़ें व समझ कर उन्हें सारणी में उन्हें सही कारक या उत्पाद के नीचे लिखें। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, गर्मी में दूध का खराब या फटना, सर्दी जुकाम का होना, सूती वस्त्रों के लिए कपास उत्पादन, खाने के लिए अनाजों का उत्पादन, भोजन के रूप में मांस, दूध का उत्पादन, खाद्य प्रयोग के लिए उत्पादन। तो यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ आगे चली गई, मैं वहीं पर वापस लेके आता हूँ। ये वाली थी। इसमें क्या है देखो, यहाँ पर हमें सूक्ष्म जीव का काम कौन सा है, तो सूक्ष्म जीव दूध से दही बनना हमने 1 नंबर में लिख दिया। गर्मी में दूध का फटना सूक्ष्म जीव, सर्दी जुकाम होना सूक्ष्म जीव वायरस से होता है, पेड़ पौधों से सूती वस्त्र के लिए कपास उत्पादन होता है, खाने के लिए अनाज उत्पादन होता है, तो ये इसमें लिख दिया। जंतु से भोजन के रूप में मांस, दूध उत्पादन खाद्य प्रयोग के लिए। तो यहाँ पर जो 8 दिए हुए थे, इसमें से हमें छांट करके इस सारणी में भरने थे जो हमने भर दिए हैं। आगे है कार्यपत्रक 4। इस गतिविधि में चित्र देखकर उसकी सही आकृति या आकार निम्न में छांट कर लिखो। एक कोष के फफूंद, टेढ़ा मेढ़ा अनियमित, पैर के तलवे जैसा, रिबन की जैसा, छतरीनुमा, छिड़के जैसा। तो अमीबा जो होता है टेढ़ा मेढ़ा अनियमित होता है, इसकी कोई आकृति नहीं होती। आगे है पैरामीशियम, पैर के तलवे जैसा होता है, स्पाइरोगायरा रिबन के जैसा होता है और जीवाणु छिड़के जैसा होता है। और ईस्ट एक कोष की फफूंदी है और ये छतरीनुमा है, मशरूम। कार्यपत्रक 5 सूक्ष्म जीव के उपयोग व उनसे होने वाले रोग। बच्चों, इस गतिविधि में आपको विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग व सूक्ष्म जीव के उपयोग को सहायक शब्दों से उनके नाम के सामने खाली स्थान पर लिखना है। तो सहायक शब्द, दूध से दही बनाना, अतिसार, मलेरिया, टाइफाइड, अक्षय रोग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सर्दी जुकाम, शरीर में प्रतिरक्षा पैदा करना। प्रोटोजोआ क्या काम करता है, उससे अतिसार और मलेरिया का कारक है। जीवाणु टाइफाइड अक्षय रोग फैलाता है। विषाणु सर्दी जुकाम। नीलहरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। मादा एनोफिलीज मलेरिया फैलाता है। वैक्सीन शरीर में प्रतिरक्षा पैदा करना। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो दूध से दही बनना में सही आएगा। आगे इसके बाद में पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। कार्यपत्रक 1 है प्रयोग द्वारा प्राकृतिक रेशों तथा संश्लेषित रेशों में अंतर स्पष्ट करें। गुण, प्राकृतिक रेशे, संश्लेषित रेशे। स्रोत क्या है, पौधे व जंतु दोनों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संश्लेषित फैक्ट्रियों में रसायनों से बनाए जाते हैं। पानी सोखने की क्षमता प्राकृतिक रेशों में अधिक होती है, संश्लेषित में कम। तंतु जलाने पर अभिक्रिया राख बन जाती है प्राकृतिक रेशों की, संश्लेषित पिघल जाते हैं। मजबूती कम होती है प्राकृतिक की और संश्लेषित की अधिक होती है। सिलवट पड़ना प्राकृतिक रेशों में अधिक पड़ती है, संश्लेषित में कम पड़ती है। टिकाऊ प्राकृतिक रेशे कम होते हैं, संश्लेषित अधिक होते हैं। कीमत अधिक होती है प्राकृतिक रेशों की और संश्लेषित की कम होती है। कार्यपत्रक तो अपने आसपास, स्कूल या घर में प्लास्टिक से बनी उस चीज़ों का नाम लिखने हैं और ऐसी 10 चीज़ों की सूची बनानी है। तो मैंने यहाँ पर बाल्टी, ग्लास, कुर्सी, मेज, बोतल, ब्रश, पेन, साबुनदानी, प्लेट, चम्मच, स्विच रख दिए हैं। तो इस सूची में कौन सी वस्तुएं गर्म होने पर पिघल जाती है और कौन सी नहीं, अलग अलग लिखो। तो बाकी सभी पिघलने वाली यहाँ पर प्लेट, स्विच और पेन जो है वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक से अगर बने हो तो वो नहीं पिघलते हैं, तो मैंने यहाँ पर भर दिया है। इधर बाकी जो बच गए वो सारे भर देंगे। आगे है निम्न श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाएं। तो मैंने यहाँ पर इसको आगे बढ़ाया हुआ है कार्यपत्रक 3 के अंदर। कार्यपत्रक 4 में भी श्रृंखला को आगे बढ़ाना है तो बढ़ा दिया गया है। क्या इस प्रकार की श्रृंखलाएं नीचे दी गई वस्तुओं को जोड़कर भी बना सकते हैं? यदि हाँ तो चित्र बनाएं। तो रबड़ बैंड से बनाई, रबड़ ऐसा होता है। पिन से बना दी, इसके बाद में पेपर पिन से बना दी। धागे में मोती ऐसे पिरोए जाते हैं। अवलोकन, इस चित्र में जो श्रृंखला आपको दिखाई दे रहा है इसका चित्र बनाएं। तो कुत्ते के गले के अंदर जो डली हुई है उसका चित्र यहाँ पर हमने बना दिया है। आपको या आपके मित्र के घर में टॉमी या अन्य पालतू पशुओं के लिए प्रयोग की जाने वाली बेल जंजीर का अवलोकन करें। क्या इसे छोटा या बड़ा किया जा सकता है? हाँ, बीच में से कड़ी निकालकर छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको। आगे है पाठ 4 पदार्थ, धातु एवं अधातु। कार्यपत्रक 1 है आप सभी ने मम्मी को रसोई घर में खाना बनाते जरूर देखा होगा। अच्छा, अब आप उन सब चीज़ों को के नाम लिखो जिनका उपयोग करके मम्मी खाना बनाती हैं। कुकर है, तवा है, चम्मच है, पतीला है, जग है, गिलास है, आटा पानी, चकला, बेलन, सब्जियां। आपने अभी जिन वस्तुओं के नाम लिखे उनमें से बताओ कौन सी चीज़ें कठोर है। धातु से बनी चीज़ें जैसे कुकर, तवा, चम्मच, पतीला। कौन सी चीज़ चमकीली है? धातु से बनी कुकर, तवा, चम्मच, पतीला।
कौन सी चीज़ें आसानी से टूट जाती है? तो कांच का गिलास, सब्जियां। कौन सी चीज़ें गिरने पर आवाज़ उत्पन्न करती है? तो धातु से बनी चीज़ें, थाली, पतीला, लोटा इत्यादि। कौन सी चीज़ें धूप में रखने पर तेज गर्म हो जाती है? तो धातु से बनी चीज़ें, थाली, पतीला, लोटा इत्यादि। कार्यपत्रक 2 में क्या है? निम्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए वैज्ञानिक अवधारणा को समझने का प्रयास करें। तवे का हैंडल बनाने के लिए उपयोग करते हैं लकड़ी का या स्टील का? तो लकड़ी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ऊष्मा का कुचालक है, गर्म नहीं होता, इसलिए हमारा हाथ नहीं जलता। कौन से पदार्थ की बनी मूर्तियां चमक खो देती है? तो पित्तल या कांच की? तो पित्तल एक धातु है। आगे चलते हैं। पाठ 5 कोयला एवं पेट्रोलियम। कार्यपत्र 1 है, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले वस्तुओं को निम्न तालिका अनुसार वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक है लकड़ी, फल, वायु, मृदा, वृक्ष, जल, ऊन, कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। मानव निर्मित बर्तन, कपड़ा, मकान, किताबें, बैग, रस्सी, मेज, कुर्सी, गाड़ियाँ, पाइप। ऊपर वर्गीकृत की गई वस्तुओं को लिखें। समाप्त होने वाली लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोल, डीजल। नए समाप्त होने वाली वायु, जल, मृदा। गर्मियों के दिनों में आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? सूती या नायलॉन? सूती, क्योंकि पसीना सोख लेती हैं। हमें ईंधन के रूप में उपयोग करना चाहिए एलपीजी का या लकड़ी का? तो एलपीजी का, क्योंकि उसमें ईंधन ज़्यादा कम प्रदूषण फैलाती है। हमें अपने कार्यस्थल तक जाने के लिए उपयोग करना चाहिए अपने वाहन का, सार्वजनिक वाहन का? तो सार्वजनिक वाहन का, क्योंकि ईंधन की बचत होगी। कार्यपत्रक 2, एक मोमबत्ती जलाएं, उसके लो को ध्यान से देखें। आप लोग कितने भाग देखते हैं? तो 3। एक तिनका लें, उसे लो के अलग अलग भागों में रखने पर आप क्या देखते हैं? आंतरिक भाग में रखने पर काला हो जाता है, मध्य भाग में गर्म हो जाता है, बाह्य भाग में यह जलने लगता है। कार्यपत्रक 3, बिंदिया को पकोड़े बनाना बहुत अच्छा लगता है। रविवार का दिन था, उसने पकोड़े बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार किया, लेकिन बेसन का घोल बहुत पतला हो गया। अब पकोड़े बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उसमें बेसन और मिलाना चाहिए, तो फिर से वो गाढ़ा हो जाएगा। कार्यपत्रक 4, गर्मियों के दिनों में अक्सर बिजली और पानी की कमी महसूस की जाती है। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए जिससे बिजली और पानी को बचाया जा सके, हम इनकी कमी को कम कर सकें? पानी को व्यर्थ न बहाएं, वर्षा जल का संग्रहण करें, जरूरत न पड़ने पर बिजली के उपकरण बंद कर दें, पेड़ पौधे लगाएं। आगे है पाठ 6, दहन और ज्वाला। कार्यपत्रक 1 है, रामू अपने छोटे भाई को पदार्थ की ज्वलनशीलता समझाना चाहता है। उसने कुछ पदार्थ जैसे कपड़ा, कागज, कांच का टुकड़ा, मिट्टी के मटके का टुकड़ा इकट्ठे किए। एक जलती हुई मोमबत्ती की सहायता इन सभी पदार्थों को जलाने की कोशिश की। उसने पाया कि कागज और कपड़ा जलने लगते हैं, जबकि कांच व मिट्टी के मटके का टुकड़ा नहीं जलते। अब रामू अपने छोटे भाई से पूछता है, ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? तेजी से जलने वाले पदार्थ जैसे एलपीजी, पेट्रोल। अज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? जो जलते नहीं है, जैसे पत्थर। किसी पदार्थ की जल में घुलनशीलता देखने के लिए क्रिया विधि कीजिए। घुलनशील चीनी, नमक होता है। अघुलनशील रेत, चौक पाउडर होता है। किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कुछ शर्तों की आवश्यकता है। पदार्थ की प्रकृति ज्वलनशील है या नहीं? तो ज्वलनशील होनी चाहिए। एक निश्चित तापमान यानी ज्वलन ताप तक होना चाहिए उसका। जलाने में सहायक वायु यानी ऑक्सीजन होनी चाहिए। इन तीनों में से यदि एक भी स्थिति अनुकूल नहीं है तो पदार्थ नहीं जलेगा। अब आप बताइए, जलती हुई वस्तु को ढक देने से आग क्यों बुझ जाती है? उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। गीली लकड़ी जलने में अधिक समय क्यों लेती है? जल के कारण ज्वलन ताप बढ़ जाता है। आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? ज्वलन ताप से उसका ताप कम हो जाता है, आग बुझ जाती है। क्यों किया जाता है? सॉरी, ज्वलन ताप से उसका ताप कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। हमें बाजार जाते समय क्या करना चाहिए और क्यों? घर से थैला ले जाना चाहिए। कपड़ा जैव निम्नीकरणीय है। बाजार से पॉलीथीन में सामान ले आना चाहिए, तो ये गलत है। प्लास्टिक है जैव निम्नीकरणीय, इससे कूड़ा कचरा फैलता है। हमें ईंधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए एलपीजी या लकड़ी का? तो एलपीजी से प्रदूषण कम होता है, एलपीजी से अधिक ऊष्मा मिलती है, तो परिवहन भी आसान है। आगे है पाठ 7, पौधे और जंतुओं का संरक्षण। तो कार्यपत्रक 1 में नीचे कुछ पशुओं और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। गाय का है, तीतर का है, शेर का है, हिरन का है, कुत्ता है। हमारे देश में उपरोक्त में किस जंतु पक्षी की संख्या सबसे कम है? तो शेर और तीतर की। इनकी संख्या कम होने का कारण क्या है? तो वनोन्मूलन, आवास में कमी। क्या इनकी संख्या कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? आहार श्रृंखला, जाल, व्यापारी तंत्र में असंतुलन पैदा होगा। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए तरीके सुझाइए। प्राकृतिक आवास नष्ट करने से रोकने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। कार्यपत्रक 2 में एक चित्र है जिसके अंदर जिराफ दिखाई दे रहा है, शेर है, बंदर है। ऊपर दिए गए चित्र में क्या डायनासोर दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। आगे है, क्या डायनासोर हमारी पृथ्वी पर खत्म हो चुके हैं? हाँ। कुछ ऐसे जीवों के नाम लिखो
जो लुप्त होने के कगार पर हैं, इनसे लुप्त होने के पीछे क्या कारण है? तो काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल, गुलाबी सिर वाली बतख, प्राकृतिक आवास नष्ट होना इसका कारण है। कार्यपत्रक 3 है, तुम अपनी कार्यपुस्तिका में अपनी पसंद के पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु के चित्र पुराने अखबार या मैगजीन से काटकर यहाँ पर चिपका सकते हो। कार्यपत्रक 4 में हरियाणा राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान दिए गए मानचित्र में भरो। तो यहाँ पर पहला मैंने यहाँ पर भरा हुआ है, यमुनानगर कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद में गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भरा हुआ है। आगे है कार्यपत्रक 5। सचिन का घर समुद्र के किनारे है, वह मछुआरे का बेटा है। जाल में फंसने वाली मछली के अलावा अन्य जलीय जीवों को वह वापिस समुद्र में डाल देता है। कै अगर सचिन उन जलीय जीवों को समुद्र वापिस न फेंकता तो क्या होता? समुद्र में जलीय जीवों की कमी हो जाती। हम जीवों के संरक्षण में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? कोई 2 तरीके लिखो। पेड़ पौधे लगाकर, शिकार न करें, पशुओं को पालकर। कार्यपत्रक 6। पहला जो चित्र है उसमें देखो कितनी हरियाली है। दूसरा है निर्जन है, वीरान है। ऊपर दिए गए चित्र में कौन सा चित्र आपको अच्छा लगा? चित्र 1। चित्र 2 की स्थिति किस कारण हुई? तो वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण हुई, यानी वनोन्मूलन के कारण हुई। अगर हमारी पृथ्वी भी चित्र 2 की तरह हो जाए तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं रहने से जीवन समाप्त हो जाएगा। चित्र 2 को चित्र 1 में बदलने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं? अधिक से अधिक पौधारोपण करके, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाकर। आगे है पाठ 8, कोशिका संरचना प्रकार्य। कार्यपत्रक 1 है, जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव शरीर का निर्माण करती है। यानी सजीव किससे मिलकर बने हुए हैं? कोशिकाओं से। क्या हम अपने हाथों की कोशिकाओं को नग्न आंखों से देख सकते हैं? तो हाँ, या नहीं? तो नहीं। हम नग्न आंखों से हाथों की कोशिकाओं की क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म यानी बहुत छोटी होती हैं। किस यंत्र के द्वारा हम कोशिका को देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी से। कार्यपत्रक 2। आपने मुर्गी का अंडा या मुर्गी का चूजा तो देखा है होगा। क्या आप उसमें उपस्थित कोशिका का अनुमान लगा सकते हो? तो मुर्गी का अंडा एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? तो एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव को उदाहरण का चित्र बनाइए। तो एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, तो अमीबा और पैरामीशियम का इधर चित्र बनाना है। बहुकोशिकीय मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली का यहाँ पर। आगे है, नीचे दिए गए नामों के चित्रों को निम्न बॉक्स में चिपकाइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहले चित्र में बॉक्स में, दूसरे में केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्लेस्टिड, रसदानियाँ, लाइसोसोम इनमें चिपकाने हैं चित्र में से काट काट कर। कोशिकांग और इधर कार्य। यदि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका नियंत्रक होता है केंद्रक। बिजली घर या ऊर्जा संयंत्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। हरित लवक किसे कहा जाता है? प्लेस्टिड को। तो ये मैंने यहाँ पर सही मिलान कर दिए हैं। आगे है जंतुओं में जनन, पाठ 9। कार्यपत्रक 1 है, क्या आने से ये चीज़ें पहले देखी है, हाँ या नहीं? कौन सी चीज़ें? ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं भी। क्या आपने ये चीज़ें पहले देखी है, हाँ या नहीं? तो इसमें लिखा हुआ नहीं तो क्या जवाब दें? क्या आलू के टुकड़े से नया आलू का उगाया जा सकता है? तो हाँ। क्या आपने पेन से नया पेन बनाया जा सकता है? नहीं। आलू के टुकड़े से नया पौधा बनाने के प्रक्रम को क्या कहेंगे? तो कायिक जनन। तो आलू क्या है? तना, और तना कायिक भाग है पौधे का, तो कायिक जनन होगा। क्या मनुष्य जंतु में यह प्रक्रम पाया जाता है? तो नहीं। कार्यपत्रक 2 है, उसमें क्या एक फूल दिया हुआ है। दिए गए चित्र का नामांकन कीजिए। तो सबसे पहले बाह्यदल हैं, पंखुड़ियाँ हैं, और फिर स्त्री कैंसर है, उसके 3 भाग हैं। अंडाशय है, और वर्तिकागर है, पुंकेसर है, उसके 2 भाग हैं। पुतंतु और प्राकोष्ठ, तो अलग अलग चित्र भी मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। पुष्प के नर जनन भाग में मादा जनन भाग को पहचानिए। तो नर तो होगा पुंकेसर और मादा होगा स्त्री कैंसर, तो मैंने यहाँ ऊपर लिखे हुए और चित्र भी बनाए हुए हैं। नर जनन अंग व मादा जनन अंग को किस प्रकार के जनन में सहायक है? तो लैंगिक में। अध्यापक छात्रों को लैंगिक व अलैंगिक जनन के बारे में बताएं। तो प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन में क्या है? नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है, 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है। अलैंगिक में सिर्फ एकल जीव ही जनन कर सकता है। कार्यपत्रक 3। सभी जंतु अपनी जैसी संतान पैदा करते हैं। नीचे दी गई तालिका में जंतु और उसकी संतति के बारे में दिया गया है, इसका सही मिलान करें। मनुष्य शिशु, बिल्ली बिलोटा, मुर्गी का बच्चा चूजा, गाय का बच्चा बछड़ा। आगे है कार्यपत्रक 4। नीचे रेशम की कीट के जीवन चक्र को दर्शाया गया है, उन अवस्थाओं के नाम लिखो। तो ऊपर क्या है? रेशम कीट है, अंडे देता है, अंडे से लार्वा और लार्वा से प्यूपा और फिर पूरा वापस कीट बन जाता है। कार्यपत्रक 5 में जीव जंतुओं में अपनी संतति उत्पन्न करने के अलग अलग तरीके हैं। अमीबा तथा मनुष्य में जनन के तरीके अलग अलग हैं। तो अमीबा के अंदर यहाँ पर द्विव विखंडन विधि से जनन हो रहा है। अमीबा एक कोशिका से 2 कोशिका में बन रहा है। क्या अमीबा में जनन के लिए माता व पिता दोनों का होना आवश्यक है? तो नहीं, एकल जीव ही जनन करता है। जिस जनन में नर या मादा एक ही की आवश्यकता हो तो इसे क्या कहते हैं? तो अलैंगिक जनन कहते हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं। वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं, जैसे मनुष्य। वह जंतु जो अंडे देते हैं अंडपर्जक कहलाते हैं, जैसे मुर्गी।
नीचे दी गए जीवन जंतुओं को जरायुज व अंडपरजक के आधार पर छांट कर लिखो। तो ऊपर कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, तो जरायुज मैंने यहाँ पर छांट कर लिख दिए हैं। गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी, शेर, बंदर, भालू, ये बच्चे को जन्म देते हैं। अंडपरजक ये अंडे देते हैं। चिड़िया, छिपकली, तितली, मेंढक, कछुआ, सांप, मगरमच्छ, बतख, तोता, मुर्गी। आगे है पाठ 10 किशोरावस्था की ओर। तो राजू अपने माता पिता के साथ पार्क में घूमने गया। वहाँ उसने बड़े व छोटे बच्चे भी खेल रहे थे। उनके साथ खेलते समय उसने महसूस किया उससे बड़े बच्चों की आवाज़ मोटी थी, वह कुछ बच्चों की लंबाई उससे अधिक थी। जब उसने अपने अध्यापक से इस बारे में पूछा तब अध्यापक ने बताया कि यह सब किशोरावस्था की पहचान है। क्या आप इसी प्रकार के अन्य परिवर्तन अपने साथियों में भी देखते हैं? यदि हाँ तो उनकी सूची बनाएं। लंबाई में वृद्धि होना, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होना, स्वर में परिवर्तन, जनन अंगों का विकास, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता। कार्यपत्रक 1, आप कक्षा 6 से 8 तक अपने शरीर में कौन कौन से परिवर्तन महसूस करते हैं? तो आवाज़ में परिवर्तन महसूस होता होगा आपको, लंबाई में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, सभी। कार्यपत्रक 2, संतति का लिंग निर्धारण। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वाई एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई बन रहा है, और एक्स एक्स मिलेगा तो एक्स एक्स यानी मादा लड़की और एक्स वाई लड़का, क्योंकि जो नर होता है उसमें दोनों गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, एक्स वाई होते हैं। कार्यपत्रक 3, मानव शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन उनके कार्यों का मिलान कीजिए। इंसुलिन का क्या काम है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में परिवर्तन का कारक है। एड्रेनलिन हार्मोन क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। थायरोक्सिन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर नियंत्रण। और एस्ट्रोजन लड़कियों में परिवर्तन का कारक है। तो यहाँ पर मैंने सही तरीके से मिलान किए हुए हैं, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद में पाठ 11, बल तथा दाब। कार्यपत्रक 1 है, सजीव वस्तुओं का एक गुण कि वे गति करते हैं, परंतु क्या गति से सजीव या निर्जीव का निर्धारण कर सकते हैं? इस बारे में अपने साथियों से चर्चा कर नोट करें, तो अपने अध्यापक से विचार विमर्श करें, उसके बाद इसे सारणी को पूरा करें। सजीव गति कर वस्तुओं में गति, हाँ। वस्तुओं में गति, सरल गति, नहीं वर्तुल गति। निर्जीव में हाँ, कार, पंखा, जुलाई गति करते हैं, आवर्ती गति करते हैं। और नहीं कौन कौन से करते? मकान और दीवार नहीं करते। तो इससे हम निर्धारण नहीं कर सकते गति के आधार पर, जैसे बादल भी गति करते हैं, उसे सजीव कहें या निर्जीव कहें। कार्यपत्रक 2, एक मेज पर इनमें से कुछ वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े डाल दें। कागज, लकड़ी, घास के तिनके, कपड़े, लोहे, कंचे, पत्थर के टुकड़े, चौक, मिट्टी आदि। अब इन पर तेज फूंक मारें और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। क्या इस प्रक्रिया में वायु की गति पर कोई प्रभाव पड़ा? हाँ, तेज हो जाती है। क्या वस्तु हवा की दिशा में गति करती है? हाँ। यदि हवा को गुब्बारे में फूंका जाए तो क्या होगा? वह फूल जाएगा, उसका आकार बदल जाएगा। मेज पर रखी वस्तु के उड़ने के क्रम को सारणी में लिखें। तो कागज, मिट्टी, घास के तिनके, कपड़े। आगे है पाठ 12, घर्षण। कार्यपत्रक 1 है, किसी चलती हुई वस्तु की गति को कम करने के लिए 2 बिंदु उपाय बताएं। घर्षण बढ़ाकर, ब्रेक लगाकर। क्या आपके द्वारा लिखे गए दोनों उपायों में कोई समानता है? हाँ, दोनों में घर्षण है। यदि आपका उत्तर हाँ, तो क्या समानता है? दोनों में घर्षण बल लगता है, वह बढ़ता है। कार्यपत्रक 2, राम के जूते कुछ दिन के बाद तले से फट गए। उसने देखा कि उसके मित्र की साइकिल के टायर भी कुछ दिन बाद घिस जाते हैं। क्या जमीन के साथ रगड़ने के कारण ऐसा होता है? हाँ। आपस में रगड़ने के कारण कौन कौन से प्रभाव आपको दिखाई देते हैं? नीचे लिखें। लाभदायक प्रभाव, चलने में, रुकने में, पेन से, चौक से लिखने में। हानिकारक प्रभाव, पुर्जे घिस जाते हैं, उष्मा उत्पन्न होती है जिससे ऊर्जा नहीं होती है। कार्यपत्रक 3, एक लकड़ी का समतल सतह का फट्टा, एक डाइस या लकड़ी का गुटका, एक कंचा व छोटा पहिया लें। उस फट्टे के ऊपर लकड़ी के गुटके को रखकर एक सिरे से धीरे धीरे ऊपर उठाएं। तब तक उठाते जाएं जब तक लकड़ी का टुकड़ा नीचे की ओर खिसकना शुरू न करते। अब फट्टे को इसी ऊंचाई पर बनाए रखें। बारी बारी फट्टे पर लकड़ी के गुटके, पहिए व कंचे को लुढ़काएं। नीचे लुढ़कने की गति का अवलोकन करें। लुढ़कने की गति तेज किसकी है? कंचे की। फट्टे पर थोड़ा सा रेत या बालू, मिट्टी डालकर इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराएं। अवलोकन करें कि गति में किस प्रकार में परिवर्तन करते हैं। गति कम हो जाती है। क्या पहले की अपेक्षा लुढ़काने में कोई परिवर्तन आया? हाँ। लकड़ी का गुटका बिल्कुल नहीं लुढ़कता, पहिया व कंचा थोड़े से लुढ़के। वस्तु के आकार, सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु के आकार से घर्षण को कम या अधिक कर सकते हैं। सतह खुरदरी हो तो घर्षण ज़्यादा, चिकनी हो तो घर्षण यानी कम होगा, घटेगा। इसके बाद में है पाठ 13, ध्वनि। श्याम अपनी दादी के पास बैठकर कहानी सुन रहा था। अचानक गली में पटाखे बजने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। श्याम के लिए असहनीय हो जाती है, तो वह अपने दोनों कानों को हाथ से ढक लेता है। अब उसे पटाखे की आवाज़ बहुत धीमी सुनाई देती है, परंतु उसकी दादी की आवाज़ अब उसको सुनाई नहीं देती।
अब वह उठकर गली में जाता है और वहाँ लोगों को पटाखे नए बजाने के लिए कहता है और वापस आकर दादी के पास बैठकर उसकी कहानी सुनने लगता है। सुनने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करते हैं? तो कानों का। कौन सी आवाज़ प्रबल थी, दादी की या पटाखे की? तो पटाखे की थी। ऐसे कुछ यंत्रों के नाम लिखो जिनकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, परेशान करती है। तो जिनकी अच्छी लगती है बांसुरी, गिटार, सितार, ढोलक, हारमोनियम की। जिनकी आवाज़ आपको परेशान करती है तो वाहनों की, कारखानों की, मशीनों की, ऊंची आवाज़ में डीजे, लाउड स्पीकर की। कार्यपत्रक 3, विभिन्न वाद्य यंत्रों को पहचान कर उनके नाम लिखे। तो पहला चित्र तबले का है, इसके बाद में सितार का है, हारमोनियम का है, बांसुरी का है, ढोलक है, बीन है। आगे चलते हैं। आपने इनमें से किन वाद्य यंत्रों को सुना है? तो सभी को सुना है मैंने। तो आपको सबसे अधिक किस वाद्य यंत्र की आवाज़ पसंद है? तो हारमोनियम व बांसुरी की पसंद है मुझे। आप भी अपना यहाँ पर लिख सकते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। कार्यपत्रक 1, ललिता अपने बालों को कंघी कर रही थी। अचानक कंघी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसने देखा कि कुछ कागज के टुकड़े उसकी कंघी के पास चिपक गए। तब लक्षिता ने दोबारा ऐसा करके देखा तो वही घटना फिर हुई। जब उसने अपने विज्ञान अध्यापक से इस बारे में पूछा तो अध्यापक ने बताया कि आवेश के स्थानांतरण के कारण होता है। प्यारे बच्चों, अगर दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है। क्या आप अपने कक्षा अध्यापक की मदद से कुछ इसी प्रकार के क्रियाकलाप कर सकते हैं? यदि हाँ तो उसकी सूची बनाएं। स्केल से कागज चिपकाना, रिफिल से रेत चिपकना, गुब्बारे को आवेशित करना। कार्यपत्रक 2, मोहन के अध्यापक ने बताया कि जिन वस्तुओं में से विद्युत आसानी से गुजर सकती है उन्हें विद्युत के सुचालक कहते हैं। इसके विपरीत जिनमें से वस्तु नहीं गुजर सकती उन्हें विद्युत के कुचालक कहते हैं, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। क्या आप नीचे कुछ वस्तुओं को सुचालक व कुचालक में वर्गीकृत कर सकते हैं? रबड़, तांबे की तार, लोहे की तार, प्लास्टिक का डिब्बा, लकड़ी का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा, कोयला, कांच का टुकड़ा, सूती कपड़ा। तो प्यारे बच्चों, ऊपर एक टेस्टर बना हुआ है, इसमें जोड़ जोड़ के देख सकते हैं। जिसमें से बल्ब जलेगा वो सुचालक है और जिसमें नहीं जलेगा वो कुचालक है। विद्युत सुचालक तांबे की तार, लोहे की तार। विद्युत के कुचालक रबड़, प्लास्टिक डिब्बा, लकड़ी का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा, कोयला, कांच का टुकड़ा, सूती कपड़ा। सारे क्या हैं? विद्युत के कुचालक हैं। आगे है कार्यपत्रक 3, विद्युत परिपथ के अवयवों को उनके प्रतीकों के साथ मिलान करें। तो यहाँ पर विद्युत सेल का एक बड़ी डंडी, एक छोटी डंडी मिलान किया हुआ है। बल्ब का भी सबसे ऊपर वाला है और इसके बाद में स्विच ऑन की स्थिति में और स्विच ऑफ की स्थिति में। तो इसमें मैंने यहाँ पर सही तरीके से मिलान किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आप ऐसा इसको वीडियो को पॉज करके, रोक करके और आसानी से इसको समझ के कर लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। कार्यपत्रक 1, निशा अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए पार्क में गई। अचानक मौसम में परिवर्तन के कारण तेज आंधी के साथ आसमान में बिजली गरजने व चमकने की घटना दिखाई दी। अगले दिन निशा ने अपने अध्यापक से इस घटना के बारे में पूछा तो अध्यापक ने बताया कि बच्चों, इस प्रकार की घटनाएं विपरीत आवेश के पृथक्करण के कारण होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बादल देख सकते हो। ऊपर वाले में प्लस प्लस लिखा हुआ है, नीचे वाले में माइनस माइनस लिखा हुआ है, फिर नीचे फिर प्लस लिखा हुआ है। ऊपरी बादलों में धनावेश संचित रहता था, निचली बादलों में ऋणावेश संचित होता है। जब इस संचित आवेश का मान अधिक हो जाता है तो बीच में हीन चालक वायु इन आवेशों के मिलने के प्रभाव को रोक नहीं पाती, एक चमकीली धारी बनती है, उससे कहते हैं विद्युत विसर्जन। तो ऐसा और कहाँ कहाँ होता है? स्वेटर उतारते इसमें, शरीर के बालों का खड़ा होना। क्या आप इस प्रकार की अन्य प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बता सकते हैं? तो मैंने ऊपर लिख दिया है। कार्यपत्रक 2, राजू अपने मित्रों के साथ विद्यालय के खेल के मैदान में खेल रहा था। तभी उसने महसूस किया कि झूले अपने आप हिल रहे हैं। सभी बच्चों ने तभी अध्यापक से इसके बारे में पूछा तो अध्यापक ने बताया कि यह भूकंप के कारण हो रहा है। तो भूकंप के कारण कभी आपके मकान भी, बेड भी हिले होंगे। भूकंप पृथ्वी का कंपन है। यह पृथ्वी की भूप्रपटी के भीतर गहराई में पृथ्वी की प्लेटों के टकराव से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से साइकिल चलते चलते गरारी आपकी फंस जाती है, उसी प्रकार से प्लेटें भी फंस जाती है तो भूकंप आता है। बच्चों, यह स्थिति यदि यदि आप आपके समक्ष होती है तो आप क्या करेंगे? घर से बाहर खुले स्थान पर चले जाएंगे। बिजली के तारों व ऊंचे भवनों के पास खड़े न रहें। घर में हो तो मेज के नीचे आश्रय लें, छिप जाएं। आगे है पाठ 16, प्रकाश। कार्यपत्रक 1, रात के समय मानव अपना होमवर्क कर रहा था। अचानक बिजली चली गई, कमरे में अंधेरा हो गया। अब उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब उसकी माँ ने कमरे में मोमबत्ती जलाई। तब उसे कमरे में रखी दोबारा वस्तुएं दिखाई देने लगी। ऐसा प्राय आपने भी अनुभव किया होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि दी गई निम्न वस्तुओं में किस में अपना प्रकाश है? तो यहाँ पर ऊपर कुछ वस्तुओं के नाम लिखे, वस्तु जिनका अपना प्रकाश है। तो ट्यूबलाइट का है, इलेक्ट्रिक बल्ब का है, सूर्य का है, चंद्रमा का है, मोमबत्ती का है। और किसका नहीं है? पुस्तक, गेंद और मेज का नहीं है। आगे कार्यपत्रक 2,
रात के समय बिजली चली गई तो मानवी ने मोमबत्ती जला ली। उसने मोमबत्ती की लौ को तथा उसके प्रकाश को ध्यान से देखा। उसने लौ के सामने किताब रख दी, देखना चाहा कि प्रकाश मुड़ता या नहीं। आप भी क्रियाकलाप करें, अपना उत्तर दें। मोमबत्ती की लौ के सामने किताब रखने पर किताब से प्रकाश नहीं गुजरता। एक अपारदर्शी वस्तु है, यदि प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो उसकी छाया बनती है। क्योंकि किताब चमकीली वस्तु नहीं है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। आगे है, पता लगाइए। आप एक पाइप लें तथा पाइप से मोमबत्ती की लौ को देखने का प्रयास करें तो मोमबत्ती की लौ पहले चित्र में तो दिखाई दे रही है, बीच में से मोड़ दिया फिर नहीं दिखाई देती। इसका मतलब क्या हुआ? उपरोक्त प्रयोग से पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। पाइप मोड़ने पर मोमबत्ती की ज्वाला दिखाई नहीं देती। आगे है कार्यपत्रक 3। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि किसी चमकदार स्तर से टकराने पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आता है। आइए क्रियाकलाप के द्वारा जांचने का प्रयास करें कि इस प्रकार के स्तर से टकराकर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आता है। इसके लिए आप एक स्टील की प्लेट, चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच, गत्ते का टुकड़ा, कपड़ा, कांच, शीशा लीजिए। कमरे में अंधेरा करके एक एक करके इन सभी वस्तुओं पर छोटी टॉर्च से प्रकाश डालिए। अपने प्रश्न निम्न सारणी में लिखिए। तो आपकी किताब में दिया हुआ है, जब आप शीशे पर प्रकाश डालते हैं तो वो टकराकर दूसरे बच्चे पर पड़ता है। उसी प्रकार स्टील की प्लेट पर भी होता है, ये चम्मच पर भी, हाँ, इनमें परावर्तन होता है। आप सारणी में और वस्तुएं भी जोड़कर परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद में तारे एवं सौर परिवार पाठ 17, ये अंतिम पाठ है उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्यपत्र के। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो पृथ्वी पर रहते हैं। इस पर रहते हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है? तो गलत है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो पहले 9 होते थे, अब 8 हो गए हैं। अमावस्या के बाद पूर्णिमा कितने दिन बाद आती है? तो 15 दिन बाद। पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? तो सूर्य से उचित दूरी, वायुमंडल की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, उपरोक्त सभी इसके कारण हैं। हमें चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा की परिक्रमा करती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। सूर्य तथा अन्य ग्रहों की दूरी को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रकाश है वो कितने समय में पहुंचता है, तो इसलिए उसका मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। तो इसके बाद में है कार्यपत्रक 2। पहले में सूर्य है, दूसरे में चांद है और साथ में तारे हैं। और चित्र ए में आपको क्या दिखाई देता है? सूर्य और बादल। चित्र बी में चंद्रमा और तारे। दिन के समय चंद्रमा और तारे क्यों नहीं दिखाई देते? सूर्य के प्रकाश के कारण। क्या आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों का अपना प्रकाश होता है? इस आधार पर इन पिंडों का वर्गीकरण कीजिए। नहीं दीप्त पिंड, सूर्य और तारे अदीप्त होते हैं ग्रह। कार्यपत्रक 3। हम धरती पर रहते हैं जो कि सौर परिवार का एक ग्रह है। नीचे दिए गए कोष्टक में हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों का चित्र बनाकर उनके नाम लिखें। तो सबसे पहला होता है बुध, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्टून। सूर्य के क्रम में होते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्टून। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद में एक पाठ और है, पाठ 18 वायु तथा जल का प्रदूषण, वो भी हम करते हैं। कार्यपत्रक 1। आप प्राकृतिक संसाधनों तथा मानव निर्मित पदार्थों से परिचित हैं। नीचे दिए गए पदार्थों को प्राकृतिक व मानव निर्मित पदार्थों में वर्गीकृत करें। तो प्राकृतिक संसाधन वायु, जल, मृदा। मानव निर्मित पुल, सड़कें, भवन, उपकरण, इमारतें, वाहन, मशीनें आदि। कार्यपत्रक 2। स्वच्छ जल के महत्व को, जल स्रोतों पर प्रदूषण के प्रभावों को समझने के लिए क्रियाकलाप करें। इसके लिए 4 कांच के गिलास लें। गिलास ए में जल के अंदर मिट्टी व कंकड़ पत्थर डालें। गिलास बी में जल के अंदर तेल डालें और गिलास सी में पानी में कुछ भी न डालें। गिलास डी में पानी के अंदर प्लास्टिक के टुकड़े और कागज़ रंग डाल दें। तो चारों गिलासों में रंग के गंध का अवलोकन करके परीक्षण करें। इन चारों गिलासों में किस गिलास का जल प्रयोग योग्य है? तो सी में हमने कुछ नहीं डाला, वो प्रयोग योग्य है। जल प्रदूषकों के 4 उदाहरण दें। हानिकारक रसायन का विलय, घरेलू अपशिष्ट, कीटनाशक, औद्योगिक कचरा मिलना। जल प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय लिखो। जल स्रोतों के पास गंदगी न फैलाएं, नदी नालों में कपड़े न धोएं, पशु न नहलाएं, कड़े कानून बनाएं और लोगों को जागरूक करें। तो प्यारे बच्चों, अध्याय 18 वायु तथा जल का प्रदूषण ये लास्ट था। इसी के साथ हमारी उड़ान कार्य पुस्तिका कक्षा 8 की समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।